हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में क्या कुछ घटा है, सब चीज़ की बात करेंगे। शुरुआत होगी द ब्रेवेस्ट ऋषभ पंत की, जिनका स्कैन में फ्रैक्चर निकल के आया था टो में, बट फिर भी टीम इंडिया के साथ जुड़ते हैं, प्लेइंग 11 में जुड़ते हैं, बल्लेबाजी करने आते हैं और अर्धशतक भी चढ़ करके जाते हैं। उसके साथ 8 साल बाद बेन स्टोक्स 5 विकेट का हॉल लेकर के जाते हैं, जॉफ्रा आर्चर 3 विकेट लेकर के जाते हैं। ओपनिंग स्टांस इंग्लैंड का अच्छा होता है और उसके बाद अंशुल काम्बोज को मिलती है अपने टेस्ट करियर की पहली विकेट, जो कि बहुत क्रूशल विकेट थी। बेन डकेट को 94 पे आउट किया। तो ये कुछ था हाई लेवल जो कुछ घटा है दूसरे दिन के खेल में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या कुछ घटा है पूरे दिन के खेल में बिना किसी ब्रेक के। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जहाँ देखेंगे दिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दिन की शुरुआत हुई थी जहाँ जडेजा बैटिंग कर रहे थे शार्दुल ठाकुर के साथ। लॉर्ड ठाकुर का हम जानते हैं कि बैटिंग फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म कभी भी चल सकता है, इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ये गेम प्लान हमेशा से रहता है, वही देखने को मिला। शार्दुल ठाकुर बैटिंग अच्छी कर रहे थे, जडेजा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट भाई बेन स्टोक्स के प्लान, अगर आप देख रहे हो ना, उनके पीछे वो टाइगर दिख रहा है रोर करता हुआ, कुछ इसी तरीके के प्लेयर हैं बेन स्टोक्स। आखिरी दम तक लड़ते हैं मैच में और पूरी जान झोंक देते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, बट जडेजा का कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है। जडेजा 20 रन पर आउट होते हैं, तो पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा था दिन के खेल में। उसके बाद शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे होते हैं वाशिंगटन सुंदर के साथ। और जब ये हो रहा होता है, तब होता क्या है, एक तरफ कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और देखा जाता है कि वहाँ पे ऋषभ पंत वाइट्स में दिखते हैं, टेस्ट जर्सी में नज़र आते हैं। तो लोगों के मुंह पे खुशी आती है कि ऋषभ पंत खेलने वाले, क्योंकि 3 बजे से पहले बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही थी कि ऋषभ पंत रूल्ड आउट हो चुके हैं, अब इस सीरीज़ में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे और विकेट कीपिंग ध्रुव जुरेल करेंगे। ये न्यूज़ बहुत पहले से लाइव चल रही थी, बट जैसे ही ड्रेसिंग रूम में ऋषभ पंत दिखे, बीसीसीआई का ट्वीट भी आ गया कि ऋषभ पंत फिट एंड अवेलेबल है। बट दिक्कत वही है, वो उससे बैटिंग करने आएंगे अगर टीम को ज़रूरत पड़ी तो, वरना विकेट कीपिंग तो ध्रुव जुरेल करने वाले होंगे। तो जितनी भी फेक न्यूज़ चल रही थी उस पर पर्दा डाल के बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि रियल न्यूज़ क्या है। बट जो ये जडेजा का विकेट गिरा था, ये बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में जडेजा ने दोनों पारियों में शानदार अर्धशतक लगाया था। तो उसके बाद गेम आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बहुत अच्छी बल्लेबाजी होनी शुरू होती है। 41 तक पहुंचते शार्दुल ठाकुर, बट उसके बाद शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरता है। और जैसे ही शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरता है, वो बहुत तगड़ी बॉल थी, कट खेलने गए थे, तेज़ कट खेलने गए थे, बट थर्ड स्लिप में आराम से कैच हो जाता है। फिर कौन आता है, दी वॉरियर उतरते हैं मैदान पे, ऋषभ पंत उतरते हैं। मैं आपको इस ट्वीट के बारे में ही अब बात बता रहा था जो बोला गया था। ऋषभ पंत हैज सस्टेन्ड द इंजरी ड्यूरिंग द डे 1 ऑफ मैनचेस्टर टेस्ट एंड विल नॉट बी परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, मतलब विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बट वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं और विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बट बल्लेबाजी ज़रूर करेंगे इफ़ देर इज़ अ टीम रिक्वायरमेंट। तो ये सब क्लियर कर दिया था बीसीसीआई ने। और यहाँ पे मैं एक्शन की बात करना चाहूँगा बेन स्टोक्स की। देखो भाई, बॉडी इतनी बेंड होती है, बट हाथ फिर भी सीधा रहता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो बॉल डिलीवर जहाँ करनी है वहाँ पे नज़रें भी है। तो अब देखो, भले ही बॉडी गिर रही है, बट हाथ कितना सीधा आ रहा है उनका, और यही इनको थोड़ा एक्सेप्शनल प्लेयर बनाता है। क्योंकि कटर डालते हैं, स्लोवर वन डालते हैं, अक्रॉस द सीम डालते हैं, और फिर उसके बाद वेरिएशंस बहुत लेकर के आते हैं, पूरी जान झोंकते हैं। 9 9 10 10 ओवर का स्पेल डालता है ये प्लेयर, तो कुछ तो अलग होगा। तो उसको डिकोड करने बैठेंगे तो भाई पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। उसके बाद तारीफ करेंगे ऋषभ पंत की, तो उसमें भी दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत ने ब्रेवरी दूसरी बार साबित की है। पहली बार तब जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद इतनी जल्दी क्विक रिकवरी करके वो वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, और उसके बाद ये वाली इंजरी। जिस जगह पे लगी थी पैर पे, वहाँ कोई सपोर्ट नहीं होता, वहाँ सिर्फ कुशनिंग होती है, बॉल डायरेक्ट आके लगी थी। भले ही स्लोअर वन थी वो क्रिस वोक्स की, बट लगी थी डायरेक्ट। सूजन हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, खून बह रहा था। बट अगले दिन ऋषभ पंत थोड़े लंगड़ाते हुए ज़रूर बट उतरते हैं मैदान में, जो कि पॉजिटिव साइन था टीम इंडिया के लिए भी और ऋषभ पंत के लिए भी। इसके बाद गेम आगे बढ़ता है। ऋषभ पंत 37 पे नॉट आउट गए थे जब रिटायर्ड आउट हुए थे। फटाफट से रन बनाना चालू करते हैं, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर इतना खास नज़र नहीं आ रहे होते हैं। फटाक से अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं, 54 की पारी खेलते हैं और एक और रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं। कल उनके नाम पे एक रिकॉर्ड गया था 1000 रन बनाने का इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये पहले केएल राहुल ने किया है, अब कर दिया है ऋषभ पंत ने। इससे पहले विराट कोहली भी थे इस लाइन में, रोहित शर्मा भी थे जिनने 1000 रन के ऊपर बनाया, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, एमएस धोनी भी थे जिनने 1000 रन बनाए हुए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट में, इंग्लैंड में जाके। अब यहाँ पे पंत का नाम जुड़ा था। दूसरा रिकॉर्ड जो पंत ने अपने नाम किया वो है टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा छक्कों का। 90 छक्के लगा चुके हैं ऋषभ पंत, 90 छक्के हैं वीरेंद्र सहवाग के, और 88 सिक्सेस थे रोहित शर्मा के, जिसको इस सीरीज़ के शुरुआत में ही क्रॉस कर चुके थे ऋषभ पंत। उसके साथ ही साथ उनका अर्धशतक आता है, और अर्धशतक के ठीक थोड़ी देर बाद ही उनका विकेट गिरता है। फिर सिराज आते हैं बैटिंग करने, टीम इंडिया 358 पे ऑल आउट हो जाती है। बट दिस इज़ द रियल स्टेटमेंट,
पंत इंजर्ड होते हैं, पंत रिटर्न करते हैं, पंत रोर करते हैं और टीम इंडिया को एक सुदृढ़ पोजीशन पे लेकर के खड़ा कर देते हैं। क्योंकि आप सोचो, मैच के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 17 रन बने आज, जो कि उनका जर्सी नंबर भी है। 17 रन ही बने, बट 358 और 320 में बहुत फ़र्क नज़र आता है। खुद के रन तो बनाए बनाए, वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी खड़े रहे, बुमराह भी उनके साथ खड़े रहे, तो दूसरों के भी रन बने, तेज़ी से रन बनाए, छक्के चौके लगाए। और जैसे ही पंत उतरे थे मैदान पे, बैकफुट पे चली गई थी इंग्लैंड, क्योंकि उनने तो सोचा था पंत नहीं आएगा बैटिंग करने। कल इंटरव्यू हुआ था क्रिस वोक्स का, जो कि लिया था स्टुअर्ट ब्रॉड ने, वहाँ पे भी क्रिस वोक्स ने बोल दिया था इंजरी बहुत सीरियस है, नहीं आएंगे पंत बैटिंग करने, बट पंत आ गए बैटिंग करने। सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी इंग्लैंड बॉलर्स की। तो ये भी एक माइंडसेट, अप्रोच और डेडिकेशन की बात होती है, जो कि प्रूव की है यहाँ पे ऋषभ पंत ने। तेंदुलकर का भी बहुत तगड़ा ट्वीट आया था कि ये वो दिन है जिसके लिए वो क्रिकेट खेलते, जान झोंकते थे क्रिकेट के लिए। ऐसा कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया है ऋषभ पंत ने। उसके बाद बढ़ते हैं फटाफट से आगे, क्या कुछ घटा दिन के खेल में। 358 पे टीम इंडिया ऑल आउट ज़रूर होती है, बट दूसरी तरफ से पॉजिटिव देखा जाए तो पंत की बैटिंग थी, और 300 को 350 तक बनाना वो बहुत अच्छा पॉजिटिव था इंडिया के लिए। उसके बाद जो एक पॉजिटिव था, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था, वो इंग्लैंड के लिए था कि 8 साल बाद बेन स्टोक्स ने 5 विकेट का हॉल लिया था। 2017 में लिया था, अब 2025 में लिया है। भाई ये 2017-25 कुछ ज़्यादा ही कॉमन नहीं हो गया? लियम डाउसन 2017 के बाद 2025 में टेस्ट मैच खेलते हैं, 2017 के बाद करुण नायर 2025 में टेस्ट मैच खेलते हैं। तो ये 8 साल का गैप कुछ कॉमन लेकर के आ रहा है सीरीज़ में, ऐसे कुछ देखने को मिलता है। ऋषभ पंत का विकेट लेकर के जाते हैं जोफ्रा आर्चर, जहां टॉप ऑफ स्टंप पे लगती है गेंद, बट मेरे को इनका ये जेस्चर नहीं पसंद आया। आर्चर ने भले विकेट उखाड़ दिया, अनरूट कर दिया पूरी तरीके से, और पलटी खा के, गुलाटी खा के विकेट ज़रूर गया, बट उसको लात मार के उन्होंने दिखाया कि मतलब डिसरिस्पेक्ट किया एक तरीके से वहाँ पे। वैसा कुछ करते हुए नजर आया जोफ्रा आर्चर। 5 विकेट लेकर के गए बेन स्टोक्स, 3 विकेट लेकर के गए जोफ्रा आर्चर, और टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई 358 पे जस्ट बिफोर दी टी ब्रेक। तो मतलब 15 ओवर का गेम बचा था, टी ओवर से पहले 2 ओवर चेंज ओवर के करते हैं, 13 ओवर के लिए बैटिंग करना आने पड़ता है इंग्लैंड को। इंग्लैंड बहुत अच्छी शुरुआत करता है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत करता है। पंत की तो बात कर ली, बट 77 बनते पहले सेशन में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। 77 रन बनना 13 ओवर में 5.5 के रन रेट से। 43 रन बना देते हैं बेन डकेट, और कुछ 33 रन बना देते हैं जैक क्रॉली। तो ऐसा मैच चल रहा था कि पूरी तरीके से मैच सेटल हो चुका था, टीम इंडिया को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था विकेट लेने का, और बेन डकेट भाई तंग कर रहे थे, बहुत टाइम ले रहे थे। और अभी बात की जाए तो मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो दिन का खेल ख़त्म हो चुका है। अंपायर ने कंफर्म कर दिया है 225 रन बने हैं इंग्लैंड के, 2 विकेट गिर चुके हैं। जो रूट 11 रन पर खेल रहे हैं, 20 रन पर खेल रहे हैं ओली पोप। अंशुल काम्बोज को मेडन विकेट मिला है, तो 10 ओवर उन्होंने डाले हैं। 13 विकेट डाल चुके हैं जसप्रीत बुमराह। और अगर हम और सैट्स की बात कर लें तो हमने बात देख लिया, सिराज 10 ओवर डाल के विकेट लेस हैं, शार्दुल ठाकुर 5 विकेट डाल के विकेट लेस हैं, जडेजा ने 8 ओवर में 37 रन दे के 1 विकेट लिया, जो कि बहुत क्रूशल था। उसके अलावा बैक टू आ जाते हैं मैच में, दिन का खेल समाप्त हो चुका है। 32 ओवर डाले गए हैं, 148 रन बने हैं, और 2 विकेट गिरे हैं सेशन में। और इंडिया को मैं बोलूँगा ये सेशन शेड था, क्योंकि 2 विकेट भी गिरे और टीम इंडिया ने रन गति को रोका है। तो 5 के रन गति से नीचे आना मतलब थोड़ी जीत ही मानी जाएगी। तो कुछ ऐसा घटा है दिन के खेल में। बैक टू आवर टॉपिक, तो जैसे ही न्यूज़ आती है कि ऋषभ पंत चौथा टेस्ट ज़रूर खेलेंगे, बट उसके साथ न्यूज़ ये भी आती है कि 5वां टेस्ट तो डेफिनेटली ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे। तो पहली चीज़ जो बीसीसीआई से कंफर्म हुई है, वो एन जगदीशन को पिक किया गया है, वो ट्रैवल करने वाले हैं इंग्लैंड में फॉर द 5th टेस्ट मैच। और आप बोलोगे भाई इतने सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, तो ये प्लेयर क्यों जा रहा है? तो भाई रिप्लेसमेंट प्लेयर जाते ही जाता है, भले ही आप प्लेइंग 11 में खिलाओ या ना खिलाओ। खेलेंगे ध्रुव जुरेल भले ही, बट जगदीशन को बुला लिया गया है। और जो थोड़ी सी एक वायरल न्यूज़ चल रही थी, वो ये था कि मौका मिलने वाला है ईशान किशन मेरे भाई को, बट ऐसा नहीं है। ईशान किशन इंग्लैंड में ही है, उनको बुलाना भी होगा तो बुला लेंगे, प्रैक्टिस मैचेस खिला लेंगे, थोड़ा वार्म अप करवा देंगे, टीम के साथ ऐड कर लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, बट स्क्वाड में नहीं ऐड किया जाएगा ईशान किशन को। जगदीशन आएंगे, बट प्लेइंग 11 में ध्रुव जुरेल को मौका मिलने वाला है 5th टेस्ट मैच में। तो वो सब चीज़ें भी मैं भी क्लियर कर देता हूँ और अप्रूव कर देता हूँ कि क्या है फेक न्यूज़ और क्या है कंफर्म न्यूज़। इसके बाद क्या होता है, टी के बाद टीम इंडिया को गेम प्लान बनाना होता है, बट टी के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। ये बड़े मैया छोटे मैया सुबहान अल्लाह, ये सब चल रहा था यहाँ पे। बल्लेबाजी काफ़ी तगड़ी हो रही थी जब दिन का खेल शुरू हुआ था, तो बैन डकेट तेज़ खेल रहे थे, जैक क्रॉली को टाइम मिल गया था सेटल होने का, बट जैसे ही जैक क्रॉली की 50 होती है, वो तेज़ी से रन बनाना शुरू करते हैं, बैन डकेट थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं, और ऐसा करते करते टीम इंडिया क्लूलेस हो जाती है। सिराज थोड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर गुस्सा करने लगते हैं अपने आप से, क्योंकि ड्राइव पे चौके खा रहे थे, बाउंसर पे चौके खा रहे थे, कट खा रहे थे। तो
ऐसा हो जाता है कि भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है विकेट लेने का। और कमेंट्री हो, लोग जो मैच देख रहे हो, मैं भी घर पे मैच देख रहा हूँ, सब एक ही हल्ला कर रहे हैं भाई, शुभमन गिल कुछ ज़्यादा ही पेसर्स पे भरोसा करते हैं। जडेजा को लाने में बहुत टाइम लगा दिया उनने, और जब लाए वही विकेट लेकर के गए। तो बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था कि भाई आपने इतने पहले रन बनने क्यों दिए, क्योंकि अगर आप देखो 94 पे भी आउट हुए ना बेंडकेट, तो वो आउट किया है अंशुल काम्बोज ने, जो कि एज अ चेंज बॉलर आए थे। दूसरे एंड से जडेजा ही बॉलिंग कर रहे थे। 84 पे जैक क्रॉली आउट होते हैं, जिनको जडेजा माफ़ कीजिएगा, जिनको आउट किया था जडेजा ने, स्लिप में कैच लिया था केएल राहुल ने। तो दोनों को अगर आप देखो तो फंस गए थे स्पिनर पे, क्योंकि आपने जो मोमेंटम था वो तोड़ दिया। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है मोमेंटम पे। आप आ रहे हो, तेज तेज बॉल डाल रहे हो, पिटाई खा रहे हो, वापस से ओवर डाल रहे हो, अचानक से कोई बॉलर आता है जो 85 80 90 95 100 तक की स्पीड से बॉल डाल देता है, 1.5 मिनट में ओवर डाल के जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता ही होता है। चाहे वो वाशिंगटन सुंदर भी आते, फ़र्क पड़ता। बट बहुत लेट कर दी शुभमन गिल ने उनको बॉलिंग में लाने की। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ अभी के पूरे एनालिसिस में, या आपने भी नोटिस की होगी, तीसरे टेस्ट मैच में और चौथे टेस्ट मैच की दोनों पारी, जो थर्ड टेस्ट की थी और इस टेस्ट मैच की पहली पारी में, कि भाई इंडिया बहुत शांति से फील्डिंग कर रही है। पंत रहते थे तो स्टम्प माइक की आवाज़ बढ़ा दी जाती थी, वो टीम को उठा करके रखते थे। बट जब यहाँ पे 100 रन के ऊपर की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी, पूरा सन्नाटा था ग्राउंड में, ध्रुव जुरेल भी कुछ नहीं बोल रहे थे, केएल राहुल ऑलरेडी शांत रहते, शुभमन गिल उसी दिन के बाद से ज़्यादा चिल्लाए नहीं है, जब थोड़ा लेट किया था जैक क्रॉली ने और टाइम पास कर रहे थे तब वो ज़्यादा भड़के थे। उसके अलावा साई सुदर्शन नए प्लेयर हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। तो आसपास जितने प्लेयर हैं वो शांत प्लेयर हैं। पंत ही थे जो थोड़ा माहौल बना करके रखते हैं, थोड़ा एक्साइटेड रखते हैं क्रिकेट को, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन लैप्स करवाने का काम होता है वो ऋषभ पंत कर जाते हैं। और उनका जो मैं बोलता हूँ ना, जो क्रिकेटिंग माइंड है वो बहुत तगड़ा है। उनको फुट मूवमेंट, प्लेयर के स्टांस से, प्लेयर के माइंडसेट से, और जैसे वो खड़ा हो रहा है, जैसे वो बॉल पे रिएक्ट कर रहा है, वो देख के वो कुछ ना कुछ हिंट या फिर एक बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं बॉलर के साथ, जिससे बॉलर को हमेशा हेल्प होती है। वो सब नहीं नज़र आ रही है। थर्ड टेस्ट मैच में भी आराम आराम से इंग्लैंड ने पूरी बैटिंग की, इस टेस्ट मैच में भी आराम आराम से बैटिंग की है अभी तक। पंत होते तो कुछ ना कुछ हो हल्ला मच रहा होता, इसको इधर डाल दे, इसको ऊपर से डाल सकता है, इसको इधर कर दे, ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, ऐसा करके कुछ ना कुछ तो चलता। बट अभी पूरी शांति है। तो एक और चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं ऋषभ पंत की, ना कि सिर्फ उनकी बैटिंग और उनका एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, बट वो जो गाइडेंस देते थे, जो वो कमेंट्स देते थे, और जो वो गेम प्लान बताते थे विकेट कीपर, एज अ विकेट कीपर, वो भी बहुत स्ट्रांग होता था। ध्रुव जुरैल का नेचर थोड़ा अपोजिट ज़रूर है, वो थोड़ा शांत रहना प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपनी विकेट कीपिंग पे। उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट ऋषभ पंत के ना होने से ये नुकसान होता है। और इंग्लैंड शांति से बैटिंग कर रही, क्योंकि उनको कोई इरिटेट नहीं कर रहा है। इरिटेट करने का भी एक तरीका होता है भाई, मैं मोहम्मद रिजवान जैसा इरिटेट नहीं बोल रहा हूँ, हर बॉल पे ऐसे ऐसे करके अपील कर दो, गुडे गुडे गुडे, फालतू चीज़ें नहीं बोलने का, टाइम की पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का, करंट अपील करने का, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो उनके हाथ में थी, वो माइंडसेट समझ जाते हैं प्लेयर का, कि भाई इसका प्लेयर नहीं चल रहा है, बैकफुट पे ज़्यादा खेल रहा है, लेट हो रहा है। ये सारे कमेंट्स बहुत काम आते हैं किसी भी बॉलर को। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर से लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, दिन का खेल आगे बढ़ रहा होता है, आखिरी के आधे घंटे का गेम बचता है, 6 ओवर होने वाले होते हैं। वहाँ पे जडेजा और अंशुल काम्बो जो विकेट लेकर के जाते हैं, यहाँ पे हमारा कम ज़रूर होता है। बट बात वहीं आती है भाई, ओली पोप और जो रूट को फ्री के रन मिले। अंशुल काम्बोज की पेस अभी 128 130 चल रही है, जो कि थोड़ी बढ़नी चाहिए धीरे धीरे, बट उनके हाथ में स्विंग है, रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो चुकी है। रिवर्स स्विंग किसका कहते हैं, मान लो अगर आपने मेरी बॉल देखोगे तो इसमें शाइनी सरफेस इधर है, ये रफ सरफेस है, तो शाइनी के अपोजिट अगर बॉल जाना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब रिवर्स स्विंग हो रही है। और ऐसा क्यों होता है, बहुत तगड़ी साइंस है इसके पीछे। कोई भी रफ सरफेस होता है ना, वो हवा नहीं काट पाता है, बट स्मूथ सरफेस हवा काट देता है। तो होता क्या है, इसकी हवा यहाँ से जल्दी कटेगी, तो ये बॉल तेज़ी से आगे भागेगी, और आगे भागेगी तो बाहर चली जाएगी। और अगर मैं इसको अंदर कर लूँ तो होगा क्या, ये इधर की तरफ तेज़ भागेगी, तो ये बॉल अंदर की तरफ जाएगी। तो ये होती है रिवर्स स्विंग, जो कि आप टेस्ट क्रिकेट में होता हुआ देखते हैं। एक और चीज़ जो फेवर में गई है इंग्लैंड के, वो था मौसम। आज पूरे दिन धूप निकली रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन तब तक थी जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, वरना पूरे दिन धूप निकल के सामने नज़र आ रही थी। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई क्या चौथा टेस्ट मैच या पाँचवा टेस्ट मैच पिंक बॉल होने वाला है। नहीं होता भाई, इंग्लैंड में आप कभी कभी हिस्ट्री उठा के देख लो, पिंक बॉल टेस्ट ना हुआ है, ना होगा, ना कभी आप 10 20 50 सालों में होता हुआ देखेंगे इंग्लैंड में। इसका सीधा सीधा रीज़न अगर मैं आपको आज क्लियर कर दूँ, मैं कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कर चुका हूँ और बहुत सारे लाइव में कर चुका हूँ, बट एक और बार बता दूँ। तो पहली चीज़, इंग्लैंड यूके जो जगह है वहाँ पे 9:30 बजे तक रात में सूरज निकला रहता है। तो 9:30 बजे तक, तो चाहे वनडे मैच हो, T20 मैच हो, या फिर ये टेस्ट मैच हो, उजाला ही रहता है। तो पिंक बॉल का इतना खास यूज़ नहीं है, क्योंकि आप दिन में उजाले में बॉल पे खेल रहे हो। तो पहला एक रीज़न वो है कि पिंक बॉल हो ही नहीं सकता। भले ही आप कितना 5-5 घंटा लेट मैच शुरू करो, 12-12 बजे मैच ख़त्म करो, फिर आप सोचोगे कि चलो भाई 5 घंटा लेट मैच शुरू करते हैं, पिंक बॉल लेकर के आते हैं। बट वहाँ पे क्या बात होती है, क्रिकेट का ओरिजिन माना जाता है इंग्लैंड को
वहाँ के लोग हैं भाई, फॉर्मल्स में आते हैं, क्रिकेट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पुराने रोल जितने भी हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लॉर्ड्स का मैदान याद होगा, 18 डिग्री 19 डिग्री का वो टिल्ट है, वो अभी तक मेंटेन किया हुआ है। तो भाई वो जो उनकी लेगेसी है ना, जो उनकी हिस्ट्री है उसको मेंटेन रखते हैं वो, और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि क्रिकेट में कोई भी रूल बदला जाए, तो वो चाहते हैं भाई टेस्ट मैच हो तो रेड बॉल और ड्यूक्स के साथ ही खेला जाए। भले ही ड्यूक्स की बॉल थोड़ी ज़्यादा बदनाम हो रही है, बट वो पास्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। ड्यूक्स की बॉल की वापस से जो ओरिजिनलिटी है वो वापस आ जाएगी। इस टेस्ट मैच में ऐसा हल्ला नहीं मचा है कि बॉल बदल दो, वो अच्छा टचवुड अच्छी चीज़ चल रही है। बट ऑल इन ऑल इंग्लैंड नहीं चाहता टेस्ट मैच में पिंक बॉल लाना, क्योंकि पहली चीज़ उन्हें अपने क्रिकेट से बहुत प्यार है, वो कोई रूल नहीं बदलना चाहते। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है सूरज, 9:30 बजे तक उजाला रहता है भाई, किस हिसाब से आप करवा पाओगे डे नाइट टेस्ट मैच। और अगर 5 घंटे लेट भी किया तो हम सब इंडियन फैंस जो जो बोल सकते हैं जो अवे टीम है, उनके देश के लोग तो मैच ही नहीं देख पाएंगे अगर 5 घंटे लेट हो। क्योंकि अगर अगर अभी भी आप देख लो तो 4.5-5 घंटे का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस अभी भी है। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं अभी 11:30 ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे 6:30 हो रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको 5 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है। 5 घंटा और मान लो तो भाई क्या सुबह 4 बजे तक बैठ के मैच देखोगे, रात भर जग के मैच देखोगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट को ध्यान में देते हुए, पिंक बॉल बहुत ही मुश्किल है इंग्लैंड कंडीशंस में। अब घूम करके आते हैं कल क्या होने वाला है। आखिरी ओवर बहुत इंटरेस्टिंग डला है। अगर मैं पूरा लेखा जोखा आपको बता दूं, पहली बॉल कल कौन खेलने वाला है वो बताऊं पहले आपको। तो कल की पहली बॉल खेलने वाले हैं जो रूट, और ओवर डालेंगे अंशुल काम्बोज। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये स्पेल, क्योंकि बुमराह और अंशुल काम्बोज कंटिन्यू करने वाले स्पेल। और ओली पोप थोड़े डिफेंसिव ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जडेजा पे बीट भी हुए हैं वो 1-2 बार। और अगर बात करें तो वीक लिंक है, ओली पोप का विकेट मिल सकता है, भली जो रूट रन बना करके जाए। तो इस चीज़ पे टीम इंडिया को फोकस करना पड़ेगा। ओली पोप का विकेट बहुत ज़रूरी है जल्दी लेना, क्योंकि उनका पहले टेस्ट मैच ही पहली पारी के बाद बड़े स्कोर नहीं आए हैं। शतक के बाद उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 40 का है, उसके अलावा सारे सिंगल डिजिट स्कोर है। जो रूट लॉर्ड्स में शतक लगा के आ रहे हैं, 37 सेंचुरीज़ है उनके नाम पे, 13,000 प्लस रन है टेस्ट में। तो वो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ी ज़िद्दीपना दिखाएंगे, बट उनको भी अनरूट करने का, डिकोड करने का मेथड है बुमराह के पास। तो उम्मीद करेंगे बुमराह लेकर के जाए जो रूट का विकेट, अंशुल काम्बोज, ओली पोप को उड़ा दे, और मिडिल ऑर्डर को साफ कर दे। बेन स्टोक्स हो गए, जेमी स्मिथ हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, इनका सफाया कर दे, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। और मैन विद द गोल्डन आर्म शार्दुल भी थोड़े कमाल कर जाए। इंग्लैंड को भले ही 300 पे ऑल आउट करो, बट 50-60 रन की लीड ले लो, क्योंकि चौथी पारी में बैटिंग करना है इंग्लैंड को। वहाँ पे हमने देखा था हम 197 चेज़ नहीं कर पाए थे, तो सेम गोज़ हेयर, 150-200 का टोटल चेजिंग बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। तो टीम इंडिया को उस पर फोकस करना पड़ेगा। और जितना लंबा टाइम तक आप इंग्लैंड को पिच पे रखोगे बट रन नहीं बनाने दोगे, उतना टाइम मिलेगा पंत को रिकवर करने का और सिर्फ बैटिंग करने आने का। तो ये सब दिमाग में रखते हुए गेम प्लान लेकर के आना पड़ेगा टीम इंडिया को। आपको कैसा लगा ये मेरा गेम प्लान, मेरा पोस्ट मैच एनालिसिस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के अपडेट के साथ और पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।